जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साहिबगंज चौकीदार की तैयारी। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि कुछ दिन बाद आपका साहिबगंज चौकीदार की तैयारी जो शुरू कर देंगे। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि साहिबगंज चौकीदार का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि साहिबगंज जीके रहेगा 20 से 25 के लगभग, मैथ के प्रश्न रहेंगे 10, रीजनिंग भी पूछा जा रहा है, उसके बाद आपका झारखंड जीके भी कुछ रह रहे हैं। तो सारा चीज़ मैंने कवर किया था, वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप ना दूसरों से 2 मार्क अधिक ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारा यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ बताएगा आपको साहिबगंज का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, कितना अनुमंडल है, कितना प्रखंड है, ये सारे वीडियो सब बताएंगे। लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे संथाल जनजाति से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका नाम ही पड़ा है संथालों के कारण, संथाल परगना, ठीक है। इसी के अंदर में हम लोग का साहिबगंज जिला आता है। तो आज हम लोग का होने वाला जनजाति, चैप्टर का नाम है जनजाति, और सारा चीज़ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे संथाल जनजाति के बारे में, ठीक है। संथाल जनजाति झारखंड में कितना % पाया जाता है? झारखंड में ना सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल है। तो यहाँ पे पहले इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। तो ये क्या है? आपका सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो याद रखना संथाल। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया था झारखंड जी के भी लगभग 10-12 प्रश्न आ रहे हैं। तो संथाल जनजाति हो है क्या, और यह कहाँ पाया जाता है? झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी हम लोग का संथाल परगना में, जिसमें आपका साहिबगंज जिला में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति हो गया। और यह कितना % पाया जाता है, प्रतिशत में पूछ देगा, तो याद रखेगा 31 दशमलव क्या हो जाएगा, 31.86%। इतना जनजाति है ना झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, ठीक है। एक और आ गया है पुरान, 33वां जनजाति। एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि झारखंड की नवीनतम जनजाति क्या है, तो याद रखिएगा पुरान, जो 33वीं जनजाति है। इसका जो अधिसूचना है लागू हो चुका है, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिला, इसलिए 32 ही काउंट कीजिएगा। तो इतना % क्या है? संथाल है। सबसे बड़ी जनजाति हो गया क्या? संथाल। देखो संथाल ना पहले हम लोग का यहाँ पे नहीं था। संथाल जो 1790 ईस्वी है ना, 1790 ईस्वी से पहले झारखंड क्षेत्र में, सॉरी झारखंड, हाँ झारखंड भी कह सकते हैं, झारखंड क्षेत्र या संथाल परगना में एक भी संथाल नहीं थे, ठीक है। तो इसके बाद ही संथालों का आगमन शुरू हुआ था। तो ये कहाँ से आए थे? आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड से पहले संथालों का निवास स्थान कहाँ था, तो याद रहेगा कहाँ में था? बंगाल में था। कहाँ? बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के साओतार जगह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ से आए थे संथाल जनजाति। कहाँ से आए थे? साउतार जगह का नाम है पश्चिम बंगाल का। पहले उसका निवास वहाँ पे था, और धीरे धीरे वहाँ पे ना अत्याचार होने लगा, इसी वजह से वहाँ से पलायन करके धीरे धीरे आके इधर जगह बसने लगा। तो यहाँ पे बस गया, उसके बाद यहाँ पे भी फिर अत्याचार होने लगा था, ठीक है। तो कहाँ से आए थे संथाल जनजाति? झारखंड में साउतार, पश्चिम बंगाल से। याद रखना जगह का नाम है। कितना %? 31.86, सबसे बड़ी जनजाति हो गया। और यहाँ पे इससे पहले नहीं था। उसके बाद 1790 से लेके 1815 ईस्वी तक यहाँ पे आके बसे थे। संथाल जनजाति में अब यहाँ पे देखिए झारखंड का सबसे बड़ा हो गया। संथाल जनजाति का क्षेत्र बोलेगा कि कहाँ पे निवास करते हैं, तो संथाल परगना जानते होंगे। संथाल परगना यहाँ पे लिख देते हैं, संथाल परगना, संथाल परगना। संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 6 जिले हैं। क्या क्या? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा, 6 जिले हैं। आपको ना साहिबगंज अगर चौकीदार की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सारा जिला का जानकारी होना चाहिए। सारा मतलब क्या? संथाल परगना 6 जिले हैं, इसका सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं छूटे, ठीक है। 50 में से 50 का टारगेट रखेंगे हम लोग, जो भी अगर हमारे चैनल से जुड़ जाता है, ठीक है। तो संथाल परगना में 6 जिले पाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साहिबगंज जी का, पहले इसको खत्म करेंगे। तो ये हो गया संथाल परगना। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा संथाली। संथाली भाषा जो है आपका, संथाली भाषा, इसे संविधान में कब शामिल किया गया? अभी जस्ट बताया आपको, 2004 में शामिल किया गया है। लेकिन अधिनियम कब आया था? 2003 में। कितनावा? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, संविधान
संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया। कहाँ में शामिल किया गया? तो याद रखना 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। जिसमें कितने भाषा का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रहेगा। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? टोटल 22 भाषा, उनमें से एक संथाल। तो यहाँ पे हो गया। तो कब? 2003 में 4 में शामिल किया गया, अधिनियम आया था 2003 में। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो टोटल इतना भाषा है। संथाली भाषा जो है, इसकी लिपि क्या है? जैसे हम लोग का हिंदी है ना, हिंदी की लिपि होता है देवनागरी, तो संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो इसे याद रखिएगा, ओल चिकी। क्या हो जाएगा? ओल चिकी। देखो संथाल सब है ना, ओल बहुत खाता है, ओल देखे है ना, तो याद रखिएगा उसका लिपि क्या हो जाएगा? ओल चिकी। संथाल सब क्या? ओल खाता है, इसलिए याद है ओल चिकी लिपि हो जाएगा। अब लिपि तो आ गया, तो लिपि का आविष्कार कोई क्या होगा? तो कौन किया है? तो याद रखिएगा रघुनाथ मुर्मू। कौन हो जाएगा? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था। और कब क्या है? तो याद रखें ईस्वी 1941 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1941 ईस्वी में क्या था? सारा चीज याद रखना है। एक बार रिपीट करता हूँ, संथाली भाषा संविधान में कब आया? 2004 में आया। अधिनियम कौन सा था? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसकी लिपि क्या? ओल चिकी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा। उसके बाद इस लिपि का आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू ने। उसके बाद कब किया था? 1941 में। इतना सारा हो चुका। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सारी चीज आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सिर्फ आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बना के दिखा देगा। मैं जो बताऊंगा अगर इसे आप कवर कर लेंगे तो अधिक से अधिक नंबर उठा पाएंगे। तो संथाली भाषा होगी 8वीं अनुसूची, पंडित रघुनाथ मुर्मू। आप संथाली जनजाति में कितने हड पाए जाते हैं? ठीक है, तो हडों की संख्या याद रखना 4। संथाल जनजाति में क्वेश्चन ये याद लिख लेना, संथाल जनजाति में कितने हड पाए जाते हैं? कितने हड पाए जाते हैं? हड मतलब हो गया एक प्रकार का उसका वर्ग, समझा। उस जनजाति को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब उसके कार्य के अनुसार ना 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हर मतलब उसका कार्य क्षेत्र, तो 4 पाया जाता है। 4 क्या देख ले हम लोग। तो पहला होता है आपका किस्कू, क्या हो जाता है? किस्कू होता है। दूसरा हो जाएगा आपका मुर्मू, क्या हो जाएगा? दूसरा मुर्मू। तीसरा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका है सिपाही, सॉरी सोरेन, क्या हो जाएगा? सोरेन। ये आपके हड है सोरेन, याद रखिएगा। सारे प्रश्न कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है। उसका चौथा हो जाएगा मरूडी, क्या हो जाएगा? चौथा मरूडी। संथाल जनजाति में कितने हड पाए जाते हैं? 4। क्या क्या? किस्कू, मुर्मू, सोरेन, हड, और ये हो जाएगा मरूडी। अब देखो इसका काम क्या है, समझा। तो किस्कू जो है वो क्या? राजा का काम करता है, क्या हो जाएगा? राजा का। उसके बाद यहाँ पे मुर्मू हो गया। मुर्मू क्या हो जाएगा? इसका पुजारी का काम होता है। मुर्मू जो है पुजारी का काम करेगा, क्या? पुजारी। पूछ देगा कि संथाल जनजाति में किसको हड का कार्य क्या है? तो राजा का काम। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, संथाल जनजाति में जो सोरेन हेड है उसका कार्य क्या है? तो आपको याद रखना सोरेन जो है वो सिपाही का काम करेगा, क्या? सिपाही। उसके बाद चौथा जो है मरूडी, इसका हो जाएगा कृषि। ये जो है ना आपका कृषि कार्य करेगा। तो 4 सभी याद रखना, ठीक है। किसकू हट का कार्य हो गया राजा, मुर्मू का हो जाएगा पुजारी, सोरेन का हो जाएगा सिपाही, और मरूडी का हो जाएगा कृषि। तो यहाँ पे इस तरह से याद, जो सोरेन मतलब ना सिपाही, सोरेन मतलब क्या? हेमंत सोरेन, और सिपाही का भर्ती कराया तो उसका क्या हो जाएगा? सिपाही। इस तरह से मुर्मू से याद पुजारी, किसकू मतलब राजा। ये सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हडों की संख्या। अब पढ़ते हैं हम लोग जनजाति में गोत्र। गोत्र यहाँ पे ना बहुत सारे जनजाति में गोत्र पाए जाते हैं, जितना भी जनजाति है ज़्यादातर। तो संथाल का देखते हैं, गोत्र को क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं, कितने उपगोत्र हैं, सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लगभग देखते हैं कितना समय का बनता है। अगर बिजली चल गया तो वीडियो कट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे लगभग 30 मिनट का बने। तो यहाँ पे आपका अब हो गया, हम लोग गोत्र देखते हैं।
संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र की संख्या कितना? 12। उपगोत्र कितना हो जाएगा? उपगोत्र देखो संथाल जनजाति में उपगोत्र याद रखना 144। इसे याद कैसे रहेगा? देखो 12 का स्क्वायर करेंगे ना तो 144 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि गोत्र की संख्या है कितना? 12 और उपगोत्र की संख्या कितना है? 144 है। संथाल जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं? तो याद रहेगा कीली कहते हैं। क्या कहते हैं? कीली। पूछ देगा संथाल जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारे जनजाति है ना, सबका अलग अलग होता है। तो संथाल को जनजाति को गोत्र को क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। ये आपको याद रखना। गोत्र की संख्या 12। अब देखो गोत्र है ना 12, सभी का प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। जैसे गोत्र हो गया मरांडी, इसका प्रतीक चिन्ह है आपका मर्रा घास। मर्रा घास जो बोलेगा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो किस गोत्र वाले का? तो मरांडी का। जैसे हंसदा का होता है जंगली हंस, ये प्रतीक चिन्ह है। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसका PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे मुर्मू है, इसका आपका गोत्र चिन्ह क्या है? तो इसका गाय है। ठीक है, इस तरह से सभी का प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बापला कहते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? याद रखना, विवाह को कहा जाता है बापला। याद रखना। आप विवाह को बापला कहते हैं, लेकिन विवाह का भी बहुत सारा टाइप होता है। जैसे कोई भाग के विवाह किया, कोई प्रेम विवाह किया, कोई जबरदस्ती विवाह किया, कोई विधवा विवाह किया। तो सभी का क्या प्रकार है? तो हम लोग उसके बाद देखेंगे विवाह का टाइप, कैसे कैसे विवाह होता है। संथाल जनजाति है ना, जनजाति में विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। यानी 18 से जो नीचे वाला है ना, उसका विवाह प्रचलित नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विवाह को क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। अब देखो संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह क्या है? संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं क्या? किरिंग बापला। किरिंग बापला। बापला मतलब तो बता चुके हैं आपको, विवाह होता है। किरिंग बापला, समझा? ये विवाह कैसे होता है? तो मध्यस्थता की जैसे हम लोग का होता है ना, पहले बातचीत होगा मध्यस्थता के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं? किरिंग बापला। जो क्या होगा? बोल देगा कि संथाल जनजाति में जो मध्यस्थता के माध्यम से जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? किरिंग बापला। और सबसे ज्यादा यही प्रचलित है। उसके बाद दूसरा विवाह देखते हैं हम लोग। दूसरा विवाह आपका गोलाइटी। क्या हो जाएगा? गोलाइटी। गोलाइटी बोल देगा संथाल जनजाति में विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? गोलाइटी कहते हैं। एक विवाह का प्रकार है। दूसरा आपको याद रखिएगा गोलाइटी। गोलाइटी विवाह, इसे क्या कहते हैं? विनिमय विवाह। विनिमय विवाह बोले संथाल जनजाति में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो गोलाइटी। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका संथाल जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। संथाल जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सांगा बापला। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति में विधवा विवाह, विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? याद रखिए क्या हो जाएगा? संगा बापला। सांगा बापला। ठीक है, क्या हो जाएगा? विधवा विवाह को सांगा बापला कहते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो विवाह का प्रकार हो गया। और भी बहुत सारे विवाह का प्रकार है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब लिखाया हूँ। एक होता है हट विवाह। ठीक है,
क्या हठ विवाह मतलब क्या, जबरदस्ती जो विवाह करेगा उसे क्या कहते हैं, हठ विवाह। तो हठ विवाह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निर्बोलक विवाह। याद रखिएगा, हठ विवाह को क्या कहा जाता है, निर्बोलक, यानी बिना बोल के ही कर लिया जबरदस्ती विवाह, उसे क्या कहेंगे, हठ विवाह, जिसे कहते हैं संथाल में निर्बोलक वापला। अब देखो संथाल जनजाति में ना एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दहेज। तो उसे क्या कहते हैं, दहेज को, यानी बधूमूल को। संथाल जनजाति में बधूमूल को क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में बधूमूल, जिसे क्या कहते हैं, दहेज, बधूमूल को क्या कहते हैं। तो याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं, पौन कहते हैं। संथाल जनजाति में जो दहेज, दहेज कौन देगा, तो याद रखिए हम लोग यहाँ पे तो लड़की वाला दहेज देता है, लेकिन संथाल जनजाति में लड़का वाला दहेज देता है लड़की वाले को, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पौन कहते हैं। और अगर शादी के बाद अगर विवाह टूट जाता है तो वहाँ पे दहेज लौटाने की प्रथा प्रचलित है। तो यह हो गया बधूमूल को क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे संथाल जनजाति हो गया है। अब संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं। युवा गृह मतलब क्या, प्रशिक्षण, एक जो हम लोग का जैसे शाखा होता है उस प्रकार का हम लोग शिक्षण संस्थान है, तो उसे क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं। संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में युवा गृह, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वाला, युवा गृह को क्या कहते हैं, तो याद रहेगा घोटुल, घोटुल। उसके बाद ये हो गया घोटुल संजाल। उसके बाद संथाल जनजाति में गांव को क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में गांव को क्या कहते हैं, गांव को कहा जाता है आतो। याद रखिएगा, गांव को क्या कहते हैं, आतो। संथाल जनजाति में गांव को क्या कहते हैं, आतो कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, बधूमूल को बता चुके हैं क्या कहते हैं, पौन कहते हैं। उसके बाद ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। संथाल जनजाति में गांव को आतो, ग्राम प्रधान को मांझी। उसके बाद युवा गृह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा घोटुल। उसके बाद बधूमूल को क्या कहते हैं, पौन। ये सारे चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे चीज़ को अगर आप कवर करेंगे तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। देखो सीट तो ज़्यादा नहीं है, 315 सीट है, समझे, 315। आप दूसरे से कुछ अलग नहीं करेंगे तो उससे अगर 2 नंबर अधिक नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी विस्तार पूर्वक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संथाल जनजाति का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ साहिबगंज का हम लोग स्ट्रेटेजी कर लिए, जैसे क्षेत्रफल हो गया, वो लोग ये सारे पढ़ के जाने से नहीं होगा। ये सारे चीज़ों का जानकारी होना भी आपको जरूरी है। अगर आप 2 नंबर लाएंगे, 1 नंबर से ही छट जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया युवा गृह, बहुमूल। उसके बाद संदेश वाहक, आप यहाँ पे इसे हम लोग मिटा देंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम में आने की संभावना है। अगर इससे अगर मान लीजिए आपका 2 भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आप किसी दूसरे से अगर 2 नंबर आगे निकल जाएंगे। इसमें जो सिलेबस, इसमें मैं कट ऑफ कितना का बनेगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 70 नंबर का टोटल एग्जाम है। 70 किस प्रकार से ये आपको बता देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो रनिंग के लिए है कितना, 20 प्लस एग्जाम होने वाला 50। आप कितना में पास होंगे आप आइडिया लगा लीजिए। 20 में से आप जो एक्सीलेंट मारेगा उसको 20 मिलेगा, और जो सिर्फ पास करेगा 6 मिनट में उसे 10 अंक मिलेगा। आप एग्जाम में कितना लाएंगे आप अनुमान कर लीजिए। इसमें अगर 1 नंबर का कम बेसी होता है आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। मान लीजिए कोई 35 लाया, ठीक है, आप अगर तो कितना होगा इसका, 45 अंक आएगा। एक्सीलेंट तो ज़्यादा बच्चा नहीं मार सकेगा। पिछला बार जो चौकीदार नहीं, होमगार्ड का हुआ था, उसमें 1 बच्चा मात्र मारा था पूरे साहिबगंज से एक्सीलेंट। तो इसे मान के चलिए अभी बच्चा जो है ना इसमें यंग वाला ज़्यादा तैयारी कर रहा है, तो 2-4 बच्चा एक्सीलेंट मारने की संभावना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक्सीलेंट बहुत ही हार्ड है।
तो इतना हो गया। तो 45 में ना थोड़ा सा रिक्स है, एग्जाम में कम से कम आपको 45 का टारगेट रखना है, ठीक है, कम से कम मिनिमम 45 अगर रखेंगे तो 55 बनेगा, तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले, उसके बाद संथाल जनजाति में जो संदेश वाहक का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे होता है ना पोस्टमैन, संदेश वाहक, तो संथाल जनजाति में उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुरैत। संथाल जनजाति में जो संदेश वाहक गाँव में सूचना पहुँचाने का कार्य करेगा, संथाल जनजाति में संदेश वाहक, संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, कौन करता है, तो याद रखिएगा गुरैत, क्या हो जाएगा, गुरैत। और इसे दूसरा प्रकार से भी लिखा जाता है, गुराइद भी कहते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से भी इसे लिखा जाता है, गुराइद, इस तरह से भी इसे लिखा जाता है। तो दोनों में से कोई याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका संथाल जनजाति में जो आपका मांझी का सहायक होता है उसे क्या करे। संथाल जनजाति में जो आपका पढ़ाए ना मांझी, जो आपका गांव का प्रधान होता है उसे मांझी कहते हैं, तो उसका सहायता करने के लिए उसे होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जोग मांझी। क्या हो जाएगा, जोग मांझी। मांझी का सहायक क्या हो जाएगा, उसमें जोग जोड़ देना, ठीक है, जोग मांझी। ये क्या होता है, सहायक का कार्य करता है, किसका, मांझी का। जैसे मुखिया हो गया, उसका चमचा चमेला, उप मुखिया, सहायक, उसी प्रकार मांझी का सहायक हो जाएगा जोग मांझी, सहायक। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। उसके बाद संथाल जनजाति में पंचायत की जो बैठक होता है उस बैठक स्थल को क्या कहते हैं। संथाल जनजाति में जो बैठक होगा, बैठक स्थल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मांझी थान। बैठक स्थल, पंचायत की बैठक जहाँ होती है, पंचायत, पंचायत की बैठक, पंचायत की बैठक स्थल, इसे क्या कहते हैं, तो मांझी थान। क्या हो जाएगा, मांझी थान। संथाल जनजाति में जो पंचायत का जो बैठक होता है उसे क्या कहते हैं, मांझी थान। उसके बाद याद रखिएगा, मांझी थान में किसे जाना वर्जित है, यानी यहाँ पे कौन नहीं जा सकता, तो महिला नहीं जा सकती है। पूछ सकता है कि मांझी थान में किसका प्रवेश निषेध है, लड़का का, पुरुषों का, उसके बाद दे देगा स्त्रियों का, तो आपको छांट देना है क्या, स्त्रियों का। ऑप्शन में रहेगा सभी जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, तो स्त्रियों का जाना वहाँ पे वर्जित है, सिर्फ पुरुष जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पर्व त्योहार। संथाल जनजाति में जो पर्व त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, कितने दिनों के लिए मनाते हैं, कौन से महीने में मनाते हैं, ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। साहिबगंज चौकीदार में टोटल 300 पोस्ट है, लेकिन सबसे कम जो है हम लोग का कहाँ पे है, उदवा प्रखंड में। और इनमें से तो 50% आपका फीमेल का रहेगा, ठीक है, इसमें डिवाइड तो नहीं किया था, लेकिन मान लीजिए कि कहाँ पे अगर 20 सीट है तो 20 में से 10 लड़कियों का है और 10 लड़कों का है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, पूरा सीट को काउंट करके सोचते हैं कि इतना है, इतना में मेरा हो जाएगा। अब देखिए पर्व त्योहार, तो पहला हो गया सोहराई। संथाल का पहला पर्व क्या हो जाएगा, सोहराई। पहला क्वेश्चन बनता है कि सोहराई जो पर्व आपका किस महीने में मनाया जाता है। सोहराई पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो एग्जाम में आ सकता है कार्तिक महीना में, ठीक है, याद रखिएगा। सोहराई किस महीने में, कार्तिक महीना में, कार्तिक माह में। उसके बाद सोहराई जो पर्व है ये संथालों का सबसे बड़ा पर्व है। ये क्या है, संथालों का सबसे बड़ा पर्व, संथालों का सबसे बड़ा पर्व है।
उसके बाद यह कितने दिनों तक चलता है, सोहराई जो पर्व है कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 अक्षर है तो एक कर दीजिए आप प्लस, यानी 5 दिनों तक। यह 5 दिनों का त्योहार है। सोहराई पर्व कितने दिन तक चलता है, 5। किस माह में, कार्तिक माह में बोल देगा। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व क्या है, तो आपको बोलना है सोहराई। एग्जाम में ये सारे प्रश्न आएंगे। अब एक क्वेश्चन और जो काफ़ी बार पूछा गया था कि सोहराई पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है, बोलेगा संथाल जनजाति में पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला पर्व क्या है, सोहराई। पशु के सम्मान में मतलब क्या, इसमें गाय भैंस की पूजा की जाती है, ठीक है, पशु के सम्मान में, पशु के सम्मान, मिस्टेक है, सम्मान में। सोहराई पर जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है, पशु के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखिएगा। कितना दिन तक चलता है, 5 दिन। और उस समय क्या होता है, धान की कटाई भी होता है कार्तिक माह में, जो है ना, जो आपका धान है, तो बोलेगा धान की कटाई में या फिर पशु के सम्मान में, ठीक है, धान की कटाई के दौरान। सोहराई पर्व देखिए, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं किस माह में मनाया जाता है, कार्तिक माह में। याद रखिएगा। संथालों का सबसे बड़ा पर्व क्या है, तो सोहराई। उसके बाद सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5 दिनों तक। पशु के सम्मान में मनाया जाता है कौन सा पर्व, सोहराई पर्व। उसके बाद यहाँ पे देखिए, धान की कटाई के दौरान झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो याद रखना सोहराई। देखो, सोहराई को 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो मैंने लिखा इस तरह सोहराई, और इस तरह से भी होता है रोमा का इो, इस तरह से भी लिखा जाता है सोहराई, ठीक है। तो दोनों याद रखिए एक ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वहाँ पे हर्षई वाला था, यहाँ पे यो वाला है, तो दोनों तरह से लिखा जाता है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा त्योहार, बहा पर्व। संथाल जनजाति में बहा पर्व कब मनाया जाता है और यह क्या है। दूसरा हो गया आपका बहा पर्व। बहा पर्व, बहा पर्व कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फाल्गुन महीना में। किस माह में, फाल्गुन महीना में। बहा पर्व किस माह में, फाल्गुन माह में। संथालों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। एक क्या है, संथालों का दूसरा सबसे बड़ा। पहला तो पर्व हो गया सबसे बड़ा क्या, सरहुल, और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, बहा पर्व। उसके बाद याद रखिएगा, यह कितने दिनों तक मनाया जाता है, बहा पर्व कितने दिनों तक, तो याद रखिएगा 3 दिनों तक। 3 दिनों तक मनाया जाता है। बहा पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और कि संथाल जनजाति में शुद्ध जल की खेली गई होली को क्या कहते हैं, तो इसे बहा पर्व कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था जेपीएससी में। शुद्ध जल की होली, शुद्ध जल की होली को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है, जाता है। आंसर होगा आपका बहा पर्व, बहा पर्व। ये सारा हो गया आपका बहा पर्व। उसके बाद और भी बहुत सारे त्योहार हैं, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए,
पढ़ने का दो तरीका है, एक आपको फटाफट पढ़ेंगे और भूलेंगे भी जल्दी, आराम से पढ़ेंगे लंबी समय तक याद रहेगा, ठीक है। अगर आप आराम से पढ़ते हैं थोड़ा सोच विचार करके धीरे धीरे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, लेकिन आप अगर फटाफट पढ़ते हैं एक ही बार पढ़ के निकल गए तो बहुत कम समय के लिए याद रहेगा, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब हो गया तुम्हारा कर्मा पर्व। एक क्वेश्चन आता है कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले मनाया गया, मात्र अभी लगभग 5-7 दिन हुआ है, तो किस महीने में मनाया जाता है आप लोग आइडिया लगा लीजिए। कर्मा पर्व सबसे फेमस लड़कियों के लिए यहाँ पे झारखंड में कर्मा पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा या फिर बता देंगे। चलो बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, कहाँ खोजेगा। तो कर्मा पर्व हो जाएगा भादो महीना में। क्या हो जाएगा? भादो महीना में। और यह लड़कियों के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए झारखंड में बीज उगाने का त्योहार किसे कहते हैं? झारखंड में बीज उगाने का त्योहार, झारखंड में बीज उगाने का त्योहार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा एरोक। क्या हो जाएगा? एरोक। एरोक को क्या कहते हैं हम लोग? बीज उगाने का त्योहार। यह किस माह में मनाया जाता है? याद रखिएगा आषाढ़ महीना में। क्या हो जाएगा? आषाढ़ महीना में मनाया जाता है एरोक। अगला त्योहार देखते हैं हम लोग संक्रांत। संक्रांत किस महीने में मनाया जाता है? संक्रांत। संक्रांत आपका मनाया जाता है पूष महीना में। क्या हो जाएगा? पौष माह में। महीना पूछ सकता है आपको कि किस महीना मनाया जाता है, कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा पूष। और यह कितने दिनों तक चलता है? तो याद रखिएगा 2 दिनों तक चलेगा, 2 दिनों तक। और संक्रांत क्यों मनाया जाता है? तो परिवार की कुशलता के लिए, परिवार की कुशलता के लिए। कुशलता के लिए। उसके बाद हो गया आपका भागसीम पर्व। भागसीम किस महीने में मनाया जाता है? भागसीम। भागसीम पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिए माघ महीना में। क्या हो जाएगा? माघ। भागसीम कहाँ हो जाएगा? माघ महीना में। उसके बाद एक और त्योहार है आपका हरियाड। इसे सावन महीना मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? हरियाड। हरियाड किस महीने में? याद रखिएगा सावन महीना। हरियाड किस महीना में? सावन महीना में। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो अगला पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल का जो कैमरा है ना इसमें वीडियो क्वालिटी HD बनाता है तो काफ़ी MB हो जाता है, अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा है, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा आपका संथाल जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? संथाल जनजाति को पूजा स्थल को क्या कहते हैं? उसका धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? उसके बाद संथाल जनजाति में कितने जो सुबह का भोजन होता है क्या कहते हैं? दोपहर का भोजन को क्या कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।